पॉलिटिकल साइंस की 50 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज में आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम फिर से 15 बेस्ट एमसीक्यू का कलेक्शन आपके सामने लेकर आए हैं और सीधे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बाकी तो हम पहले ही बता चुके हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को लेकर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बच्चों, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट 3 कैटेगरी में हम बता सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट जो है ना, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पर नहीं है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर नहीं पड़े हैं। इसके तीनों क्षेत्र पर इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो आइए जानते हैं पहला प्रश्न क्या है। विभिन्न देशों और समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। विषम का मतलब है एक जैसा नहीं रहा है, अनइवन रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि वैश्वीकरण का इम्पैक्ट जो है वो हर कंट्रीज में अलग अलग है। डिफरेंट कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट भी क्या है, डिफरेंट है। अगर हम बात करें इंडिया में तो वैश्वीकरण का इम्पैक्ट अलग होगा, पाकिस्तान में अलग है, बांग्लादेश में अलग होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि साउथ एशिया में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अलग है और साउथ ईस्ट एशिया में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अलग है। तो डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग होता है, डिफरेंट सोसाइटीज में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भी अलग है। अब देखिए, हमारे अंदर हमारे देश में देखिए बहुत सारी कम्युनिटीज रहती ना, समुदाय के लोग रहते हैं। आप खुद ही देखिए, क्या उन समुदायों में वैश्वीकरण का प्रभाव एक जैसा है? हमारे देश में रहने वाली जो डिफरेंट अलग अलग कम्युनिटीज हैं, सर नहीं, हर कम्युनिटीज में वैश्वीकरण का प्रभाव एक जैसा नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, सही है, ठीक है, सही बात लिखी है इसने कि विभिन्न देशों और समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, वो एक जैसा नहीं रहा है, यानी कि विषम रहा है, अनइवन रहा है। बिल्कुल सही बात कही है। दूसरे पॉइंट को देखिए तो उसका अपोजिट बात दिखी है। तीसरे वाली बात में वो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वैश्वीकरण का असर जो है केवल राजनीतिक दल तक या केवल पॉलिटिकल फील्ड तक नहीं है, इसका प्रभाव तो आर्थिक भी है और सांस्कृतिक भी है। फोर्थ देखिए, वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आती है, बिल्कुल गलत है। वैश्वीकरण से कल्चरल होमोजिनिटी नहीं आती, वैश्वीकरण से कल्चरल डिफरेंट हो जाते हैं और भी कल्चर डिफरेंट हो जाते हैं, सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण आता है, तो ये गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अभिकथन और कारण। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हैंडल करते हैं पहले मैं बता चुका हूं। कथन दे रखा है कि वैश्वीकरण एक पूंजीवादी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन एक कैपिटलिस्ट प्रोसेस होती है और इसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कैपिटलिज्म को प्रमोट करना। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये जो असर्शन है, ये अभिकथन है, ये एकदम ट्रू है। कारण की तलाश करते हैं। वैश्वीकरण से सभी को लाभ होता है, ये पहली बात ही गलत लिख दी। वैश्वीकरण से सभी को लाभ नहीं होता, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो या अल्प विकसित हो, ये एकदम रॉन्ग है। तो कथन यानी कि असर्शन आपका सही है, लेकिन रीजन क्या है, गलत है। तो वो तीसरा जो स्टेप हम अपनाते हैं ना, कौन सा, क्या ये इसका सही व्याख्या कर रहा है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। जब कारण ही गलत है तो ये बताने की हमें जरूरत ही नहीं है क्या वो सही व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि वैश्विक संपदा की सुरक्षा से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ट्रीटीज है जो ग्लोबल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन को लेकर रिलेटेड नहीं है बताना है। सर मैं सीधे बच्चों आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर है फोर्थ, बर्टलैंड संधि। ये जो बर्टलैंड ट्रीटी है ये ग्लोबल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन को लेकर नहीं लाई गई थी, ये ध्यान देना। सर ग्लोबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, वैश्विक संपदा का मतलब क्या होता है? बच्चों, वैश्विक संपदा का मतलब ऐसी संपदा से है, ऐसी प्रॉपर्टी से है जिस पर अधिकार किसी एक देश का नहीं होता, बल्कि पूरी विश्व की समुदाय का होता है। पूरी ग्लोबल किसका होता है, कम्युनिटीज का होता है। जैसे अंटार्कटिका, जैसे वायुमंडल, जैसे अंतरिक्ष, जैसे समुद्र, तो इनकी हम बात करेंगे तो इनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो इनकी सुरक्षा के लिए एक अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार लाया गया था। फिर मॉन्ट्रियल न्यायाचार, पता होना चाहिए आपको। मॉन्ट्रियल है कहाँ, आपने कहाँ पढ़ा था, मॉन्ट्रियल कहाँ पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है, भूगोल में आपने पढ़ा होगा, मॉन्ट्रियल कनाडा वाले इलाके में। अंटार्कटिका, फिर ये तीनों संधि, ये जो तीनों है ना, ये वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए लाई गई थी, लेकिन फोर्थ नहीं लाई गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा।
अगले प्रश्न पर जाते हैं। किस सम्मेलन में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत आया था? तो इसका आंसर होगा अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन को हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं क्योंकि ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया था? बच्चों कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ऊपर वीडियो में यहाँ पर देखिए लिंक भेज दूंगा। इस चैप्टर का मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसके क्वेश्चन और आंसर मैंने समझा रखे अपने जीरो टू हीरो सीरीज में। तो देखिए बच्चों, मैं इसका लिंक जरूर यहाँ पर देखो ऊपर दिख रहा होगा आपको। अगले इसमें देखिए, तो अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण से संधि है? अस्त्र नियंत्रण का मतलब है आर्म्स कंट्रोल को लेकर, हथियारों के कंट्रोल को लेकर जो संधि लाई गई थी वो कौन सी संधि है? सर तीनों है इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तीनों संधियां हथियारों को कंट्रोल करने के लिए लाई गई थी, चाहे वो सामरिक अस्त्र परिशमन संधि हो, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? बताइए क्या कहते हैं इसको हम शॉर्ट में? साल्ट, SALT कहते हैं, SALT2। दूसरी संधि को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और तीसरे वाले का नाम आपको पता होना चाहिए, NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये तीनों संधि जो हैं अस्त्र नियंत्रण से संबंधित हैं। यदि बच्चों ये ना पूछने के बजाय ये पूछ देगी कि कौन सी संधि निशस्त्रीकरण को लेकर है, डिसआर्मामेंट को लेकर है, तो आपका आंसर क्या होगा? जैविक हथियार संधि, रासायनिक हथियार संधि, और NPT भी उसका आंसर सही होगा। अगले इसमें आइए, अभिकथन। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है, इसलिए परिवर्तन चाहिए। कथन बिल्कुल सही लिखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रियलिटीज को क्या नहीं करती है? रिप्रेजेंट नहीं करती है। आज की रियलिटीज बदल चुकी है। तब जब 1945 में 24 अक्टूबर को जब यूएनओ की स्थापना हुई थी और आज 2024 है, तब तक पॉलिटिकल रियलिटीज बदल चुकी हैं। इंडिया तब स्ट्रांग नहीं था, आज है। जापान, तमाम सारे देश बड़ी इकोनॉमीज हैं, बड़े ताकतवर देश के रूप में तब्दील हो चुके हैं। तो परिवर्तन होना चाहिए, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण क्योंकि इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों हितों की छाप दिखाई देती है। मैंने आपको बताया था इस तरह के प्रश्नों को कैसे हैंडल करते हैं। अभिकथन के बाद क्योंकि लगा देते हैं, बिकॉज लगा देते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि क्या कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, क्या रीजन असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, वो हमें पता चल जाता है। तो इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी काउंसिल जो डिसीजन लेती है उसमें वेस्टर्न वैल्यूज की, वेस्टर्न इंटरेस्ट की ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलती है? एक इम्प्रिंट देखने को मिलता है। और इनके फैसलों पर चंद देशों का दबदबा है। जी हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर है ना, जिनके पास वीटो पावर है, उन्हीं का ज़्यादा दबदबा दिखाई देता है। बिल्कुल सही है। तो यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ए ऑप्शन होता है इसमें आंसर। ठीक है, रीजन असर्शन की क्या कर रहा है? सही क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अगले प्रश्न पर आइए। मैं यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, पहले हमने दे रखे हैं, वही चीज इसमें फॉलो होगी। अभिकथन में देखिए, विश्व व्यापार संगठन को विकासशील देशों के लिए अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए इसकी कार्यशैली में पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल सही लिखा है। WTO को यदि आप चाहते हो कि WTO को ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फायदेमंद हो, विकासशील देशों के लिए एक्सेप्टेबल हो, तो क्या करना चाहिए? WTO के कार्य को ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, उसकी वर्किंग स्टाइल में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। दरअसल बच्चों, WTO की कमी ये बताई जाती है कि WTO में की कार्यशैली में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किनके लिए? विकासशील देशों के लिए। तो ये होना चाहिए ना। तो बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, क्योंकि लगा दो फिर से, इसे किसी भी बड़ी शक्तियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी लार्ज फोर्सेज। तो यहाँ पर बड़ी शक्तियों का मतलब है अमेरिका, जापान जैसे बड़ी शक्तियों से है, नहीं तो ये स्वतंत्र तरीके से क्या नहीं कर पाएगा? कार्य नहीं कर पाएगा, ये फंक्शन नहीं कर पाएगा इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंट होके कब काम करेगा? इंडिपेंडेंट होके कब काम करेगा WTO? जब बताओ, जब इसकी कार्यशैली में पारदर्शिता होगी, जब ये बड़ी शक्तियों से प्रभावित नहीं होगी। अमेरिका, जापान, चाइना, बहुत सारे देश हैं, लेकिन चाइना हालांकि WTO में इंडिया के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि वो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है ना। तो WTO में पता होना चाहिए आपको कि इंडिया और चाइना एकजुट हो जाते हैं। आगे देखिए, दक्षेस का मूल आधार। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों
ए ऑप्शन होता है इसका आंसर, यानी कि कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है, दोनों सही हैं। दक्षेस का मूल आधार क्या है? दक्षेस का मूल आधार का मतलब है द बेसिक बेसिस ऑफ सार्क, ये बताना आपको क्या बेसिस है इसका। इसका आंसर बी है, सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना। अगर मान लीजिए प्रश्न आए तो किस तरीके से आपको हैंडल करना है इसको, देखिए दक्षेस यानी कि सार्क जिसे हम कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, टोटल इसमें कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। इंडिया क्या इसका मेंबर है? हाँ बच्चों, हाँ सर, आप कैसी बात कर रहे हो, इतना तो पता है हमें। पाकिस्तान है, हाँ बिल्कुल है। हमारे सभी पड़ोसी देश हैं, एक चाइना को छोड़कर, म्यांमार को छोड़कर, तो जो हमसे क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, म्यांमार और चाइना को छोड़कर बाकी सभी पड़ोसी हमारे इसके मेंबर हैं सार्क के। तो सार्क में देखिए, तो इसका जो मेन बेसिस है वो क्या है, जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनमें परस्पर विश्वास लाइए, शांति लाइए, और इससे आपस में फिर क्या करो, सहयोग करो। देखो सहयोग करने के लिए जरूरी क्या है, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि आपस में कोऑपरेशन करें, तो इसके लिए जरूरी है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करें। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा ना तब तक कोऑपरेशन नहीं हो सकता, जब तक पीस नहीं होगी ना इलाके में तब तक कोऑपरेशन नहीं हो सकता, तब तक सहयोग नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न में आइए, दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस बार आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। जो साउथ एशिया है ना उसमें एक टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, श्रीलंका में डेमोक्रेसी है, लेकिन आप देखते हो मालदीव में तो नहीं है ना, बहुत सारे देशों में बहुत अलग अलग स्थिति रही है। आप भूटान में देखिए, भूटान में राजतंत्र का शासन रहा है। इसके अलावा आप नेपाल में कई सालों तक राजतंत्र का शासन रहा। आप अपने पड़ोसी पाकिस्तान की हालत देखिए, बांग्लादेश की हालत देखिए, यहाँ तो सेना का शासन आते रहता है हमेशा। तो एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं चलती, तो ये गलत है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है ना वो बिल्कुल सही है और आपको याद भी होने चाहिए। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट भारत और बांग्लादेश को लेकर, भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये पता होना चाहिए आपको, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो या गंगा नदी। साप्टा वॉज साइंड इन द 12th सार्क कॉन्फ्रेंस इन इस्लामाबाद, ये भी आपको एकदम एग्जैक्ट तरीके से पता होना चाहिए। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा रोल है इन दोनों का, चाइना और अमेरिका का, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में। हान नदी पर चमत्कार किस देश से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है पहले। तो दक्षिण कोरिया इसका आंसर है, साउथ कोरिया। हान नदी जो है यहाँ पर बहती है साउथ कोरिया में, आपको ये पता होना चाहिए इसे हान नदी पर चमत्कार क्यों कहा जाता है। बात याद करना बच्चों, 1960 और 1980 के दशक में, 1960s और 1980s के डिकेड के बीच में क्या हुआ था, दक्षिण कोरिया का आर्थिक विकास तेज गति से हुआ था। इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही रैपिडली क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, हान नदी पर चमत्कार कहते हैं। तो ये मिरेकल हुआ था कहाँ, साउथ कोरिया में। अगले इसमें आइए, तो क्या हुआ था बच्चों, हान नदी पर चमत्कार का मतलब क्या है, साउथ कोरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस तेज गति से हुआ ना उसे हम कहते हैं मिरेकल ऑन हान रिवर। अगले प्रश्न में आइए, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार लिखिए, ये बताना आपको, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार। देखिए बच्चों, सबसे पहले इन चारों ऑप्शन में से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यदि हम देखें तो सबसे पहले क्या बना था, क्या बना था, ईईसी। यहाँ पर ईईसी पहले हमें दिखाई दे रहा है। ईईसी का मतलब है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, कब बनी थी, 1957 में, पहला तो ये बना था। उसके बाद यदि हम देखें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कब बनी थी, 1992 में। उसके बाद देखें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान रीजनल फोरम, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। उसके बाद देखें चाइना डब्ल्यूटीओ का मेंबर कब बना था, 2001 में बना था। चाइना डब्ल्यूटीओ का मेंबर कब बना, 2001 में। तो ये चार ऑप्शन के अनुसार आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखा सकते हो। फर्स्ट ये हो जाएगा, और दूसरा ये, तीसरा इसकी बारी, और चौथा इसकी बारी। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसियान के गठन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है। आसियान को लेकर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि आसियान के सदस्यों के बीच बातचीत का एक मंच, अपने सदस्यों द्वारा पालन की जाने वाली रक्षा नीति बनाना, ये सब इसके क्या हैं, पॉइंट दे रखे हैं। बताइए बच्चों क्या है, आसियान के सदस्यों के बीच बातचीत का क्या एक मंच है आसियान,
क्या आसियान आसियान के सदस्यों के बीच बातचीत करने का एक मंच है? क्या ये एक फोरम है कि डायलॉग करे आसियान के मेंबर आसियान के बीच में, आसियान के द्वारा? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों, सही है, सही है। आसियान बनाया ही इसलिए गया ताकि आसियान के जो कंट्रीज है ना वो आए, उनको एक फोरम मिले, वो डायलॉग तो करें, वो बातचीत करें, तभी तो समस्या हल होगी। फॉर्मुलेटिंग ए डिफेंस पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय इट्स मेंबर्स, अपने सदस्यों द्वारा पालन की जाने वाली रक्षा नीति बनाना, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, ठीक है। देखो इसमें हम पहले नहीं जाएंगे, पहले सी में जाइए। क्षेत्र में एक साझा बाजार बनाना, ये आपने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था सर? आसियान आर्थिक समुदाय में। आसियान के कुल कितने पिलर होते हैं? 3 होते हैं, आर्थिक समुदाय, सुरक्षा समुदाय और सांस्कृतिक समुदाय। तो हमने पढ़ा था आर्थिक समुदाय में, आर्थिक समुदाय में पढ़ा है कि पूरा साझा बाजार बनाना, ये इसका उद्देश्य है, एक कॉमन मार्केट बनाना। और चौथा ऑप्शन है क्षेत्रीय विवादों को रोकना। जी हाँ, जो आसियान सुरक्षा समुदाय है ना, आसियान सिक्योरिटी जो कमिटी है, उसका उद्देश्य यही है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट को रोकना है, प्रिवेंट करना है, ताकि वो युद्ध तक न जा सके, एस्केलेट नहीं हो सके युद्ध तक, वॉर तक। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, बी होगा इसका आंसर। सही नहीं है पूछा ना, तो बी इसका आंसर होगा। फॉर्मुलेटिंग की डिफेंस पॉलिसी, नहीं ऐसा तो नहीं है इसका डिफेंस पॉलिसी का, ऐसा कुछ नहीं है। आसियान के जितने भी मेंबर हैं ना, सबकी अलग अलग डिफेंस पॉलिसी है, और इनकी डिफेंस पॉलिसी को कोऑपरेट करने के लिए, इनकी सुरक्षा नीति में मेल मिलाप लाने के लिए ही आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, जिसके बारे में हमने पहले प्रश्न पढ़ा था, इससे पहले वाले में, आसियान रीजनल फोरम, वो बनाया इसलिए गया है ताकि आसियान के सदस्यों के बीच में जो अलग अलग विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, उनमें क्या किया जा सके, मेल मिलाप लाया जा सके। तो ऐसा नहीं है। 13 आइए, यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है या फॉल्स है। ऑब्जेक्टिव को लेकर पूछा गया है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है, एक साझी विदेश नीति प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है, ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ये टू प्रोवाइड एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी। दूसरा है एकल मुद्रा का निर्माण करना, जी हाँ, सिंगल करेंसी, जिसका नाम आपको पता होगा यूरो। सर ये तो है, इनकी तो उद्देश्य कैसे बच्चों, अभी भी जितने टोटल मेंबर है ना यूरोपियन यूनियन के 27 है ना, तो सभी ने सिंगल करेंसी यानी कि यूरो को अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है, अभी तक अपनाया नहीं है। तो ये एक उद्देश्य है, ये एक उद्देश्य है, नहीं है, इसको अचीव करना है कि सभी सदस्य यूरोपीय संघ के वो यूरो को अपना लें। साझी विदेश नीति, देखो साझी विदेश नीति एक उद्देश्य हो सकता है, बट ये अभी तक अचीव नहीं हुई है। यूरोपीय संघ, देखो ये उद्देश्य वो होते हैं जिनको अचीव करना होता है, जिनको अचीव करना होता है, हो सकता है वो अचीव ना हुई हो, लेकिन है तो उद्देश्य ना। तीसरा क्या है? एक साझे बाजार की स्थापना करना। साझे बाजार, कॉमन मार्केट, हमने आसियान में पढ़ा था, क्या ये लॉजिक यहां लगेगा? और डी में देखिए, न्याय तथा आंतरिक मामलों से जुड़े मुद्दों पर क्या करना है? सहयोग करना है। बच्चों आपको यहां पर बताना है कि जस्टिस एंड इंटरनल अफेयर्स, ये इंटरनल अफेयर्स का मतलब क्या है सर? इंटरनल अफेयर्स का मतलब क्या है बच्चों, बताना। इंटरनल अफेयर्स का मतलब है आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामलों में ये सहयोग करना, बिल्कुल सही है। न्याय यानी कि जस्टिस को लेकर, तो ये थोड़ा स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ जैसा, लेकिन ये हमारे सीबीएसई का ही प्रश्न है, सीबीएसई ने पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सी है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन मार्केट। अगले प्रश्न में आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? नहीं दिया यानी कि किसको महत्व दिया, ये पता होना चाहिए आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि सोवियत सिस्टम में किसको इंपोर्टेंस दी गई। अगर दी गई पता है तो नहीं वाला पता चल जाएगा। क्या सर निजी संपत्ति को समाप्त की गई थी सोवियत व्यवस्था में? हाँ, सोवियत सिस्टम की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, बिल्कुल सही है। इक्वालिटी की प्रिंसिपल पर सोसाइटी को क्या करना? बिल्ड करना। ये भी सोवियत सिस्टम का क्या था? एक इंपॉर्टेंट क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। तीसरे में देखिए, विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं। जी हाँ, ये भी सही है कि सोवियत सिस्टम में केवल एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी। फोर्थ देखिए, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। गलत। सोवियत सिस्टम में
पूरी इकोनॉमी पर राज्य का नियंत्रण होता था। ये तो कह रहा नहीं होता है, तो ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है, नॉट पूछा है ना। देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑन द इकोनॉमी, ये लाइन बिल्कुल गलत है। स्टेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता था इकोनॉमी में, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। लास्ट प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन सा समूह बाल्टिक गणराज्यों के संदर्भ में सही है? आपको बताना कि बाल्टिक रिपब्लिक्स में कौन कौन से गणराज्य आते हैं। बच्चों आपको पता होने चाहिए कि सोवियत संघ में टोटल 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ के टोटल कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे, जिनमें से 3 जो थे वो बाल्टिक गणराज्य कहलाते थे, बाल्टिक रिपब्लिक्स कहलाते थे। इन तीनों के नाम क्या हैं बताइए? सी ऑप्शन में इसका आंसर लिखा हुआ है एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लातविया। ये तीनों क्या थे? ये तीनों क्या थे? बाल्टिक रिपब्लिक कहलाते हैं। यहाँ बाल्टिक सी है ना, इनकी बॉर्डर से शेयर होता है बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर, इसीलिए इनको बाल्टिक गणराज्य कहा जाता है, बाल्टिक रिपब्लिक्स कहा जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये पार्ट 2 भी हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। आते हैं एक नई वीडियो में पार्ट 3 को लेकर। तब तक आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए और बढ़िया तरीके से अपने आगे मेहनत करते रहिए।